आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम भारत में प्रधानमंत्री का पद, स्थिति और उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने मंत्रिपरिषद के कार्य एवं अधिकार, शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आप जानते हो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और भारत में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां औपचारिक ही हैं। व्यवहार में समस्त शक्तियों का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हो, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में ब्रिटिश नमूने की संसदात्मक शासन प्रणाली की कल्पना की थी और संविधान सभा में हालांकि कुछ सदस्यों ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भारत में लागू करने का समर्थन किया था, परंतु के.एम. मुंशी का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था कि हमने वर्षों पूर्व ही यह निर्णय ले लिया था कि केंद्रीय शासन का ढांचा ब्रिटिश नमूने का ही होना चाहिए। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली वाला संविधान ही देश के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि हम एक ऐसी शासन प्रणाली के तौर तरीकों से भली भांति परिचित हैं। तो इन सभी चर्चाओं के बाद में भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। और संसदीय शासन प्रणाली में आप जानते हो प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ही मुख्य प्रशासक होते हैं। प्रधानमंत्री ही मुख्य नीति निर्माता, मुख्य विधायक, मुख्य राजनयिक के रूप में राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित होते हैं। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि ने अपने करिश्माई नेतृत्व के बल पर और अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्र को स्थायित्व प्रदान किया है। और कुछ वर्षों की जो राजनीतिक घटनाएं हैं पीछे, उनसे भी ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है और देश की राष्ट्र, विदेश नीति, वित्त, सुरक्षा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसी प्रकार राष्ट्रपति के चयन और निर्वाचन में प्रधानमंत्री की पसंद का बहुत महत्व भारत में है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अंतिम रूप से प्रधानमंत्री के पसंद के व्यक्ति की होती है। और इसी प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अर्थनीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान ही भारत के प्रधानमंत्री का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे लास्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि मंत्रिपरिषद के निर्माण का वह केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद के जीवन का वह केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद की मृत्यु का भी वह केंद्र बिंदु है। और इसी प्रकार एक विचारक और थे ग्रिब्ज, उन्होंने भी कहा कि सरकार राष्ट्र की स्वामी है और वह राष्ट्र का स्वामी है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का स्वामी है। सरकार राष्ट्र की स्वामी है और प्रधानमंत्री सरकार का स्वामी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में
जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार, उनके कार्य और उनकी भूमिका की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के कार्य विविधता से भरे हुए हैं, जिनकी सूचीबद्ध हम नहीं कर सकते। फिर भी हम निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियों की चर्चा करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य, अधिकार और उनकी भूमिका का संक्षिप्त रूप से हम वर्णन यहाँ करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्त की मुख्य आधारशिला है, और जब तक हम इस पद को इतनी अधिक अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह सब विवेक से मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी पदच्युति कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात भीमराव अंबेडकर ने जो कहा है उसका निष्कर्ष ये है कि प्रधानमंत्री का पद इतना शक्तिशाली जरूर होना चाहिए ताकि वह सब विवेक से मंत्रियों की नियुक्ति कर सके और उनको पदच्युत कर सके। अगर इतना शक्तिशाली है तभी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मंत्रिमंडल पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति में राष्ट्रपति के पास ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। हालांकि संविधान में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मंत्रियों की नियुक्ति में वो प्रधानमंत्री की ही रहती है। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री को ही कार्य करना होता है। इसलिए प्रधानमंत्री को इस संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में स्थान दे सकें। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य, उनके आचरण से असंतुष्ट हैं तो वे उनसे त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं, या अगर कोई मंत्री त्यागपत्र नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। भारतीय संसदीय इतिहास में कई मौके ऐसे आए हैं जब प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा है। जैसे इंदिरा गांधी ने अपने उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को 1969 में मंत्रिपरिषद से इस कारण से हटा दिया था कि वे वित्त संबंधी नीतियों से उनसे सहमत नहीं थे। इसी प्रकार अगर कोई मंत्री सहमत नहीं होते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति से तो स्वयं भी अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। त्यागपत्र नहीं सौंपते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त करवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को पदोन्नत करने या पदावनत करने का अधिकार प्राप्त है। मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री की इच्छा से ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं और मंत्रिपरिषद की कार्यसूची निर्धारित भी प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही की जाती है। प्रधानमंत्री ही सारी गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं और मंत्रिपरिषद की सारी कार्यवाहियों का संचालन करते हैं। यद्यपि मंत्रिमंडल के निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते हैं, परंतु प्रधानमंत्री का प्रभाव एवं सलाह है
निर्णय पर पहुंचने के लिए निर्णायक होते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता को सुदृढ़ करते हैं, एकता को कायम रखते हैं। और मंत्रियों में यह भावना भी प्रधानमंत्री ही पैदा करते हैं कि हम सब एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। अगर मंत्रियों में किसी प्रकार का कोई विभेद या मतभेद उत्पन्न होता है तो प्रधानमंत्री उनमें एकता स्थापित करने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से सलाह सूचना मांग सकते हैं उनके विभाग से संबंधी। और इस प्रकार हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन का निरीक्षण करते हैं, निर्देशन करते हैं और नियंत्रण करते हैं।